आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। विषमता की चुनौतियां और पत्रकारिता की भूमिका। अगर आप ऐसे देखिए तो ये समय निरपेक्ष है। मैं तकरीबन 96-97 से पत्रकारिता में, सक्रिय पत्रकारिता में, उससे पहले लखनऊ में जब पढ़ती थी तब लिखती थी कुछ जगहों पे। इसके ये हर दौर में इस पर चर्चा हम बहुत तसल्ली से, आराम से कर सकते हैं, लेकिन 2023 में इस पे चर्चा करना इसे लोकतंत्र और संविधान के संदर्भ में खड़ा कर देता है। ये समय निरपेक्ष नहीं है 2023 में इस पे चर्चा करना, वरना पत्रकारिता की चुनौतियां रही हैं। विषमता भारतीय समाज का डीएनए है। जहां पे जाति है, जाति से बड़ी विषमता क्या? तो जाति जिस समाज में ग्राह्य है और जाति जहां पर फल फूल लगातार रही है, जातिगत विभेद फल फूल रहा है, तो बुनियादी तौर पे तो हम ये मान ही के चलते हैं कि जो एक मानस बना हुआ है, भारतीय मानस है, उसमें कुछ चीजें बहुत आराम से हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके बारे में इशारा कर चुके, जिसमें जाति की गंदगी कितनी बैठी है, उसकी जड़कड़ें कैसी हैं, पितृसत्ता कैसी है, पितृसत्ता सभी तरफ अलग अलग ढंग से मौजूद है, सांप्रदायिकता कैसे मौजूद है, उसका जो विश्व बैल है वो कैसे बढ़ रही है। ये मुझे लगता है कि हम सब लोग जो इस कमरे में हैं, हम सब अपने अपने निजी अनुभव से, सामाजिक अनुभव से इसे महसूस करते रहे हैं, झेलते रहे हैं और शायद लड़ते रहे, इसीलिए यहाँ पर मौजूद भी है। लड़ते ना रहते तो शायद यहाँ पे मौजूद भी ना हो। अब इस संदर्भ में कि आज जब हम 2023 में बात कर रहे हैं और पत्रकारिता पे बात कर रहे हैं, विषमता पे बात कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें जो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, मुझे भी करती हैं और मुझे लगता है कि आप सबको करती ही हैं। हम सब मानी के चलते हैं कि कुछ आगे पीछे कुछ विचारों में थोड़ा बहुत रद्दोबदल के बावजूद हम सारे लोग ये मानते हैं कि देश में जो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, वो जिंदा रहनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रूल जिंदा रहना चाहिए। जिस मनुस्मृति के खिलाफ एक लंबा अभियान, संघर्ष चलाते हुए यहाँ पर हम पहुंचे हैं, खासतौर से भारतीय महिलाएं पहुंची हैं, उस मनुस्मृति को दोबारा पुनर्स्थापित करने वाली जो विचारधारा है वो हमें गवारा नहीं हो, वो हमें गवारा नहीं। और ये सारे संकट मुझे लगता है कि पूरी बेशर्मी के साथ, पूरी विद्रूपता के साथ और पूरे हिंसक रूप में हमारे बाहर भी नहीं है, हमारे घर तक पहुंचे हुए हैं, हमारी जमीन को ले रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ना जब देशद्रोही हो जाए, जब उस पे जेल होने लग जाए, जब उस पे बात करना ऐसा हो जाए कि आप भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, और आप देखिए कि ये सब जब होता है, ये सब कहीं और नहीं हो रहा, दूर दराज में नहीं हो रहा, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। कहीं दूर की बात है, जैसे अभी हम रामनवमी की बात करें, अच्छा वहां जला, यहाँ जला, यहाँ जला, नहीं। ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इनको लेकर जो मनुवादी सोच है उसने सबसे तीखा हमला देश की राजधानी दिल्ली में बोला। विधानसभा यहीं पर है, संसद यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की एक चुप्पी जो मीडिया है, जिस मीडिया पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो पत्रकारिता पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें दिखाई देती है, वो चुप्पी ही नहीं है, वो दरअसल उसने एक अपना स्टैंड ले लिया, वो एक पक्ष में खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं, ये भी नहीं है, अज्ञानी है नहीं, बहुत समझे सुलझे समझदार लोगों का गीत गा रही है पत्रकारिता। समझे हुए लोग, उनको किस पर खेलना है, किस पे खबर चलानी है, किस पे खबर बिल्कुल नहीं चलानी है, किसको बिल्कुल नहीं देखना है, ये सब एक तरह से अब आप देखिए कि जिस मीडिया, जिस पत्रकारिता की हम बात करें, और
मुझे लगता है उस पर बात होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेट मीडिया है, इसे नहीं देखिए आप, या ये अखबार ऐसा है, इसको आप नहीं पढ़िए, क्योंकि खबर तो जो भारतीय जनमानस है उसको बदलने का काम या उसको खबर पहुंचाने का काम तक खबर वहीं से पहुंच रही है। हम आप यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं, मैं अपने चैनल पे करूं, आनंद अपने चैनल पे करें, बजरंग जी अपने चैनल पे करें, हीरालाल जी अपने चैनल पे करें, राज जी अपने चैनल पे करें, उसकी पहुंच और पूछ निश्चित तौर पर जो हमें अब तो रेलवे स्टेशन पर, सिनेमा हॉल में, किसी भी अस्पताल में जाइए, सरकारी से लेकर निजी अस्पताल में जाइए, सब जगह रिमोट नहीं होता है कि आप चैनल चेंज कर सकते। कुछ चैनल हैं जो चलते ही रहते हैं। सारे पब्लिक स्पेसेस, मैं घरों की बात ही नहीं कर रही, घरों में हम टीवी बंद कर दें, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आप देखेंगे कि सारे पब्लिक स्पेसेस में वो जो नफरती ब्रिगेड फैलाने वाला मीडिया है वो अपनी उपस्थिति बनाए हुए, वो बरकरार रखे हुए, तो वो इन तमाम खबरों के बारे में जो खबरें हैं, दरअसल जो खबरें होनी चाहिए, दरअसल जिस विषमता की हम बात करने जा रहे हैं, इस विषमता को ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, उसने कितने लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों तक पहुंचा होगा, जो जिसमें बहुत से लेंसेज नहीं है, कई और लेंस होने चाहिए थे, उसमें जाति का भी एक लेंस अलग से होना चाहिए था। जब बात हो रही थी कि जिक्र है लेकिन उसका आंकड़ा उस तरह से और सीधे सीधे निशाना लेकर आना चाहिए थे आपकी, जो भूमिहीनता बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो बात हो रही है कि 21 देश के जो अरबपति हैं, देश के 21 अरबपति, उनके पास 70 करोड़ भारतीयों से ज्यादा की संपत्ति है। तो आप देखिए, एक तरफ 21 लोग हैं, एक तरफ 70 करोड़ भारतीय। 5% जो भारतीय हैं उनके पास 60% से अधिक। तो यहाँ पे जहां पर हम बात कर रहे हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि नौकरी मिलनी चाहिए, ये सारा जो फ्रेमवर्क है, जो सामाजिक समरसता की बात जो लोग करते हैं, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, जो हमारा देश का प्रियम्बल जिसकी बात करता है, उस दिशा में जो स्टेट को बढ़ना था उसके बिल्कुल विपरीत हमारा स्टेट, हमारी सरकारें बढ़ चुकी हैं। अडानी जी की कृपा कैसी है कि देश का सारा बंदरगाह उनके पास है। हम बात कर रहे हैं विषमता की चुनौतियां, तो विषमता तो होनी है कि जब एक जगह इतनी पूंजी है, सारे बंदरगाह, कैसे कैसे एयरपोर्ट गए, कैसे कैसे सारे बंदरगाह गए, कैसे सारी तेल की सारी चीजें वहां गई, और अब तो जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, वो और बताती है कि किस तरह से हुआ। तो ये जो चीजें साथ साथ घटित हो रही हैं, हमारे दोनों ही चीजें साथ साथ घटित हो रही हैं, और ये दोनों चीजें साथ साथ घटित होने के लिए ही बनी हैं। अक्सर होता है कि हमारा ध्यान जो भगवा गमछा डाले उपद्रवी ताकतें फैला रही हैं, जिसमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तमाम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर के लोग हैं, सिर्फ लड़के हैं, कल के लड़के हैं, नहीं, उसका नेतृत्व तो बाकायदा संसद में बैठे लोग कर रहे हैं। गोली मारो का नारा देश की राजधानी में देने वाले लोग मंत्री हैं आज के टाइम। तो एक तरफ तो ये दिखाई देता है कि एक तरफ ये उभार है जहां मनुवाद, मनुस्मृति को पढ़ाने की बात है। अब आप सोचिए कि जहां मनुवाद और मनुस्मृति स्थापित हो रही, जिसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष चलाया गया, जो एक दूसरे ढंग से दिखाया जा रहा था, उससे जब स्थापित हो रहा है, और वहीं आप दूसरी तरफ पाइएगा कि जो विषमता की पूरी की पूरी एक छूट मिली हुई है लूट की, कि आप कुछ भी लूट सके, आप वहां पर हैं, आप उनके साथ हैं, तो तकरीबन आपका पूरा देश हो जाता है। सारी की सारी कंपनियां, सारी की सारी सरकारी कंपनियां ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाती हैं। तो ये जो एक दोनों चीजें जो साथ में घटित हो रही हैं हमारे आज के दौर में, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है। ये इतना बड़ा सवाल है कि इससे ये भी लगता है कि जो मुझे आज अधिकार मिला है, जब मैं मुझे कहती हूं तो मैं सबसे पहले आज की तारीख में अपने को आइडेंटिफाई भारतीय महिला के तौर पे करती हूं।
मुझे जो बहुत मुश्किल से अधिकार मिला है साथ होने का, सेंस ऑफ इक्वालिटी का, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है मुझे, कोई और नहीं देता। मैं किससे प्रेम करूं, क्या कपड़े पहनूं, किससे मेरी दोस्ती हो, कितने मैं बच्चे पैदा करूं, ये सारे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जो एक लंबी लड़ाई के बाद जब हम सावित्री बाई फुले को आज याद करते हैं तो इसीलिए याद करते हैं ना, वो क्यों हमारे लिए पहली शिक्षिका है, क्योंकि उन्होंने ही द्वार खोला ना हमारे लिए। पढ़ाई का द्वार किसी और ने नहीं खोला, उन्होंने ही द्वार खोला हमारे लिए। तो आप देखिए कि वो जो द्वार खुला, और आज की तारीख में आप देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा किसके ऊपर है? तमाम महिलाओं के ऊपर है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खतरा हिंदू औरतों पर है। मुस्लिम और ईसाई औरतें बाद में आती हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो एक के बाद एक तमाम नेता स्थापित करने पे लगे हुए हैं कि हिंदू औरतों के अकल नहीं, उन्हें कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति लुभा लेता है, अपने जाल में फांस लेता है, और वो फंस के जो टर्म इस्तेमाल होता है वो लव जिहाद का टर्म इस्तेमाल होता है ना। तो आप देखिए कि ये मुसलमान समाज के खिलाफ तो जो है वो है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो अवमानना है वो भारतीय हिंदू औरत और लड़की की है, कि आप मान के चलते हैं कि वो तो बेचारी कुछ पता ही नहीं, अबला है, कुछ जानती ही नहीं है। जिस भी सुंदर मर्द को देखती है, जिसके मसल्स हैं, डोले शोले हैं, बस वो गिर जाती है, चली जाती है, और फिर बाद में उसको रियलाइज होता है। उसका उद्धार करने के लिए देखिए पूरी राजनीति स्वच्छ भारत अभियान से लेकर, देखिए लिंक देखिए आप इसको, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें हमारे देश के करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए, हमने आपने पैसे दिए टॉयलेट बनाने में, सेस दिया सबने। वो टॉयलेट किसके नाम पे बने? हम औरतों के नाम पे बने। टॉयलेट का नाम क्या दिया गया? इज्जत घर नाम दिया गया। मतलब मेरी इज्जत उस टॉयलेट में है, और वो मर्द को ललकारा गया कि तुम कैसे कमबख्त मर्द हो, तुम्हारी औरत असुरक्षित है अगर टॉयलेट नहीं। और इसमें जो मीडिया ने बीन बजाई है, एक के बाद एक स्टोरीज आने लग गई कि उसने शादी से रिफ्यूज कर दिया, ये एक इशू है, लेकिन क्या इतना बड़ा इशू था, क्या इतना बड़ा मुद्दा था? और दूसरा सबसे बुनियादी सवाल जो मेरा था और है कि क्या ये मेरा सवाल था, भारतीय महिला का सवाल था, मेरी इज्जत का सवाल था? मर्द टॉयलेट नहीं जा रहा था, और सारा का सारा वॉयलेंस आपने टॉयलेट के इर्द गिर्द कर दिया। वहां पे जाति गायब हो गई, वहां पे सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ पे आपने एक वॉश कर दिया एक ही स्ट्रोक में। और दूसरा सबसे खतरनाक काम जो स्वच्छ भारत ने किया, कि जो जाति का सवाल सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है, साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, जो सदियों की गुलामी है, सदियों की गुलामी, कि झाड़ू यानी यह समाज, उसी को साफ करना है, आपने पूरा का पूरा इक्वेशन खत्म कर दिया। तो उस पर बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो मोदी जी भी झाड़ू लगा रहे हैं, मंत्री जी भी झाड़ू लगा रहे हैं, देश के तमाम मुख्यमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं, यानी कि झाड़ू में जाति नहीं है। एक तरफ सारा समाज आंदोलन कर रहा है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज भी कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा होगा, स्टॉप किलिंग अस कैंपेन चल रहा है, सीवर और गटर में हमें मारना बंद करो का कैंपेन चल रहा है, 1 साल पूरा होने जा रहा है उसको, देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, सिर्फ एक मांग को लेकर कि सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतों को बंद किया। यानी जाति है ना वहां पर, कुछ जाति के लोग हैं जो अपनी जिंदगी जिनकी हत्याएं हो रही हैं। लेकिन आप देखिए ये जो एक साजिश होती है, मैं आज आप सब लोग जागरूक हैं, मैं कुछ चीजें जो मुझे बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि उनपे बातचीत तकरीबन दूसरे ढंग से होती रही है। अगर हम ये लिंक नहीं जोड़ेंगे कि ये जो वो साजिश वहां से शुरू हुई थी, कि आप जाति का सवाल जो सैनिटेशन के सबसे बड़ा सवाल है, भारत का सबसे बजाता सच है कि आज भी मैला ढोने वाली महिलाएं हैं, आज भी सीवर और गटर साफ करते हुए भारतीय नागरिक मरते हैं, उन सब से आपने दिमाग हटा दिया और सब जगह बहुत सुंदर सुंदर स्वच्छ भारत अभियान सब कुछ लगा हुआ है, सारी चीजें चल रही हैं।
और आज दिल्ली में जब लोकतंत्र सबसे गहरे संकट में है, जब तकरीबन लोकतंत्र इस दिशा में बढ़ रहा है, सत्ता इस दिशा में बढ़ रही है। मैं हरियाणा भी गई थी जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी बैठक हुई थी, उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में। बहुत अहम बैठक है, आप तमाम लोग जागरूक हैं, जरूर देखिएगा क्या क्या रेजोल्यूशंस आए। तो जिस समय लोकतंत्र पे इतना जबरदस्त संकट है कि संसद के भीतर विपक्ष नहीं हो, संसद के बाहर विपक्ष नहीं हो, जरा जरा सी बात पे आप जेल, एनएसए, सीबीआई, ईडी सब करते हैं, उस समय इस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन चल रहा है। मतलब दिल्ली तो रंगी हुई है, उससे रंगी पुती है कि किस तरह से G20 का सेलिब्रेशन चल रहा है, देश में लोकतंत्र की गूंज हो रही है। तो ये जो एक आयरनी है, ये जो विडंबना है आज के दौर की, कि वो बोलेंगे हमारे लिए पैर धोएंगे दलितों के, और फिर उसके बाद हाथरस होता है। हाथरस का जजमेंट आया, उठा के देख लीजिए कितने लोगों ने लिखा उसमें। मतलब हाथरस का जो जजमेंट है, और कल ही फैसला आया है, और कल फैसला आया मलियाना वाला, सब बच गए, है ना, सारे के सारे लोग बच गए। मलियाना में 36, आप बहुत से लोगों को जो नौजवान साथी उनको याद भी नहीं होगा, पता नहीं होगा, 36 साल पहले 70-75 मुसलमानों को मार डाला गया था, हाशिमपुरा और मलियाना। कल उसका फैसला आया है, और उस फैसले में बताया गया कि कोई दोषी नहीं है जी, कोई मरा ही नहीं, अब मर गए होंगे अपने आप। और हाथरस जिसपे इतना बड़ा कम से कम हंगामा उठा था, मीडिया में लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, लोग गए। आप देखिए उसका फैसला क्या आता है। उसमें जिस शख्स को 3 लोगों को बचाया गया है, क्या कहा गया है, वो फैसला जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें कितनी जातिगत गंदगी बैठी हुई है और किस तरह से दबंग जातियों के लड़कों को बचाने की कोशिश की गई है, उसकी बू हर लाइन से आती है। उसमें कहा गया है कि उसने गला तो दबाया, लेकिन मारने के लिए नहीं दबाया, है ना। मतलब अब सोचिए, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, बहुत गुस्सा चढ़ता है। और हम सब जानते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हमें पत्रकारिता करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए। बहुत से लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जा रहे हैं। सिद्दीक कप्पन भी वहां गया था, और तकरीबन हमारी गाड़ी और मैं जा रही थी, 4थी बार में अंदर घुस पाई गांव में, 3 बार में तो उन लोगों ने जाने ही नहीं दिया था। लेकिन सिद्दीक कप्पन को क्यों जेल किया गया? उसने तो एक लाइन भी हाथरस की बेटी पर नहीं लिख पाया था, वो तो जा ही रहा था ना रिपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हाथरस पर जो गुस्सा था समाज में, समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, उसे दबाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी की जरूरत थी। और वो कॉन्स्पिरेसी थी कि हाथरस में कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है। हाथरस में सरकार के हिसाब से ये नहीं हुआ था कि एक दलित लड़की के साथ, जो बहुत बहादुर लड़की, तो कितनी बहादुराना संघर्ष उस लड़की ने किया कि उसको आज भी दिल से मैं सलाम करती हूं, हम सब सलाम करते हैं। कहीं भी झुकी नहीं, खड़ी रही। और वो जो 4 परिवार उस गांव के, कितना दबाव था, वहां पे पानी पीने को नहीं मिलता था, पता चल जाता था, लोग जो लोग गए हैं वो जानते हैं। वहां पर सारा समाज दबंग जाति का है, सिर्फ 4 समाज वाल्मीकि घर के। और आप देखिए कि वो जो इतना बड़ा अन्याय हुआ था, वो अन्याय गायब हो गया मीडिया से, खबर गायब हो गई मीडिया से। उस लड़की के न्याय के लिए बात खत्म हो गई। जो लड़की के परिवार को वेदना और कष्ट झेलना पड़ा, मतलब उसकी चरित्र हत्या तो तुरंत ही करनी शुरू हो गई थी ना। तुरंत ही बताने लग गए थे कि वो फोन पे बात कर रही थी, ये कर रही थी और वो कर रही थी, वो जानती थी। और मीडिया छापने लग गया था, दिखाने। हालांकि मीडिया शुरू में दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि ये तो बुलडोजर बाबा के अगेंस्ट चला जाएगा, तो मामला पलटने लग गया वहां पर। तो मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो सबसे बड़ा संकट है, कि जो बुनियादी मुद्दा है कि हाथरस में न्याय मिले और न्याय में तमाम लोग शामिल हों, समाज का हर सेक्शन सामने जाए। सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी करके और तमाम उसके साथियों की गिरफ्तारी करके ये संदेश ऊपर से लेकर नीचे तक दे दिया गया कि अगर दलित एट्रोसिटी में मुसलमान या मुसलमान जर्नलिस्ट या बाकी और समाज सोचता है, तो उसका हश्र
सिद्दीक कप्पन जैसा होगा। एक आदर्श खड़ा किया। अनगिनत दलित एट्रोसिटीज हो रही हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अभी अभी अयोध्या में हुआ, जहां पर एक शादी में बैंड दलित परिवार की शादी थी, डीजे बज रहा था और पिटाई हुई। आप लेकिन देखिए कि वो खबरें गायब हैं, छोटी छोटी खबरें आती हैं, बड़ी खबरें नहीं होती। बड़ी खबरें करने से लोग डरने लग गए हैं, तो छापने का हाल अलग है, आलम अलग है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो चीजें घटित एक साथ हो रही हैं, आरक्षण देखिए, रिजर्वेशन एक बैड नेम, एक खराब चीज के तौर पे सारी स्टोरीज क्या आती है कि वो आरक्षण क्लेम तो कर सकती थी लेकिन उसने क्लेम नहीं किया। ये पॉजिटिव स्टोरी है मीडिया की। मतलब आरक्षण पूरी तरह से जिस तरह से खत्म किया जा रहा है समाज में, आईएएस से लेकर तमाम सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री हो रही है, जहां पर आप रिजर्वेशन खत्म कर दे रहे हैं और रिजर्वेशन को आप लगातार मीडिया और तमाम आपका जो प्रचार तंत्र है उसके जरिए एक निगेटिव टर्म, मतलब वो एक पॉजिटिव असर्शन के बजाय आपके लिए, समाज के लिए एक पिछड़ा वाला हिसाब हो जाता है। आईआईटी में दलित छात्र आत्महत्या करते हैं, रिपोर्ट क्या आती है कि उसमें कास्ट एंगल शामिल नहीं है, इस तरह का कास्ट इक्वेशन शामिल नहीं है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं, जिनको हमने बहुत मुश्किल से लड़ झगड़ कर यहां तक हासिल किया है, वो हमारे पीछे से नीचे से दरी के तौर पर, जैसे जैसे संविधान को खत्म करने की तैयारी के, संविधान रहेगा अपनी जगह लेकिन हम दलितों को उनकी जगह पे पहुंचाना चाहेंगे तो पहुंचा देंगे, मुसलमानों को पहुंचा देंगे, महिलाओं को पहुंचा देंगे, सारे व्रत त्योहार दूसरे ढंग से कर देंगे। ये जो एक इस समय की चुनौती है, ये मुझे लगता है कि